अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे मेहमान सियासतदान जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब, और हमारे साथ बहावल नगर से आज सैयद कलंदर हसनैन साहब भी मौजूद हैं जो साबका चेयरमैन हैं ज़िला कौंसिल बहावल नगर से। उनसे हम प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में बातचीत करेंगे, लेकिन दुरानी साहब के साथ के लिए मेरे पास बहुत से मौज़ूआत हैं। आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि पंजाब असम्बली में जो कायमा कमेटियां हैं वो भी अपोजिशन के बगैर बनाई जा रही हैं। इससे पहले सिंध में जो कायमा कमेटियां बनाई गई हैं सिंध असम्बली में, उनमें भी अपोजिशन ने बाइकाट किया है। जब कायमा कमेटियों में अपोजिशन ने नहीं बैठना तो फिर इन कायमा कमेटियों की क्या अफादियत है। दुरानी साहब ख़ुद इन कायमा कमेटियों में बतौर वज़ीर पेश होते रहे हैं, इनका हिस्सा रहे हैं। अंदर की बात जानेंगे इनसे, क्योंकि हम तो सहाफ़ी बाहर बैठ के देखते हैं और आवाम तो सिर्फ टीवी पर देखते हैं। इसके साथ साथ हमारे आज के मौज़ूआत में नैब के कैदियों को ज़मानतों पर है। आसिफ ज़रदारी को भी ज़मानत मिली है, अलीम ख़ान को भी ज़मानत मिली है। नैब के सब कैदियों को ज़मानत मिलती जा रही है। कभी जब शरीफों को ज़मानत मिल रही थी तो सब बहुत तनकीद कर रहे थे। आज अलीम ख़ान को भी ज़मानत मिल गई है और नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा है कि आसिफ ज़रदारी पर 36 मुकदमात हैं और उनमें से 8 में तो तफ्तीश में वो गुनाहगार साबित हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ज़मानत पर हैं। IMF में कहा जा रहा है कि डॉलर को खुला छोड़ दिया जाए, उसको कैद न रखा जाए, आज़ाद कर दिया जाए। IMF के मुआहदे के बाद आज जब डॉलर आज़ाद किया गया तो 146 रुपये 25 पैसे पर पहुँचा। फिर वज़ीर आज़म को इजलास बुलाना पड़ा प्राइम मिनिस्टर हाउस में डॉलर के ऊपर। वहाँ पर क्रैकडाउन का फ़ैसला हुआ तो 2 रुपये सवा 2 रुपये नीचे आ गया और 144 रुपये पे आ गया। कुछ दुरानी साहब से जानेंगे कि ये डॉलर को कितनी कैद से हम छोड़ सकते हैं, इस परिंदे के कितने पर काटे जा सकते हैं और कितना इसको खुली हवा में छोड़ा जा सकता है। कुछ बल्दियाती निज़ाम पर भी हमने बात करनी है। सैयद कलंदर हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसके साथ साथ पंजाब यूनिवर्सिटी में 27 MPhil और 33 PhD के डिग्रीज़ में दाखिले बंद कर दिए गए हैं। HEC का कहना है कि ना उस्ताद हैं ना सहूलियात हैं, बस फ़ीसें लेने के चक्कर में पंजाब यूनिवर्सिटी दाखिले पर दाखिले करते जा रही है। एक डिपार्टमेंट के बच्चों को दूसरा डिपार्टमेंट के लोग पढ़ा रहे हैं, मुतलका टीचर्स ही वहाँ मौजूद नहीं हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी क़याम पाकिस्तान से पहले क्या हाल होता जा रहा है पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ का, उस पर भी बात करेंगे। और KP में जो लड़ाई हुई है डॉक्टर्स की पंजाब के बाद, अब KP के सारे अस्पताल बंद पड़े हैं। वज़ीर आज़म के कज़न को पे अंडा फेंका गया, फिर बाद में मुशीर सेहत ने जाके उस अंडे का बदला लिया, तो उस सारे पे आज बात करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम दुरानी साहब, लंबा मौजू था आज, लंबा हो गया इंट्रो। आपने अंडे पे ही ख़त्म किया। अंडे पे ही ख़त्म किया, मामला सारा अंडे का ही, अंडे की लड़ाई चल रही है, अस्पताल बंद हो गए वहाँ सारे। सर, पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने किसी भी कायमा कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार किया। आज 3 कायमा कमेटी के इलेक्शंस थे जिनका बाइकाट किया गया। उन्होंने कहा अगर हमज़ा को नहीं बनाएंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन तो हम किसी कमेटी का हिस्सा नहीं बनते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतलब साहब, ये कायमा कमेटियों का मसला जो है ये शायद हमारा वाहिद ही प्रोग्राम है जिसने सिंध को भी डिस्कस किया। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा पंजाब को भी कर लें। पंजाब को भी डिस्कस किया। सिंध में जब मरकज़ में हो रहा था कायमा कमेटी का तो वो कहते थे कि मिसाक जमहूरियत की रूह से अपोजिशन को देना है। जब सिंध में हुआ तो उन्होंने कहा जी चूँकि दूसरी पार्टी ने मिसाक जमहूरियत नहीं साइन हुआ तो हमने तो किया, हमारे पे लागू नहीं होता, पीपल्स पार्टी ने ये कहा। अब जब पंजाब आया है तो पंजाब ने भी वही कुछ किया। तो जनाब बात इसमें इस वक्त ये है कि आवाम को पता नहीं, अब ये बड़ा एक मुश्किल सा टॉपिक है जी, तमाम असम्बलियों के अंदर हकूमती अमूर का एहतसाब करने के लिए हर मिनिस्ट्री से रिलेटेड एक मेंबरान के ऊपर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जाती है जो कि उन डिपार्टमेंट्स का एहतसाब भी करती है और उन्हें राह रास्ते भी रखती है। तो हकीकत में जो हकूमती एहतसाब का इदारा होता है वो पार्लिमानी सिस्टम में भी और सदारती निज़ाम में भी वो कमेटियाँ होती हैं जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट की आवाम की जिन्हें कायमा कमेटी और कायमा कमेटी के बारे में एक और बात आपको बताऊं कि कायमा कमेटी का इजलास जब असम्बली का इजलास नहीं हो रहा था तब बुलाया जाता है, और इजलास से एक दिन पहले और इजलास से एक दिन बाद और जितने दिन इजलास जारी रहे उसका बहुत भारी टीए और उसका जो खर्चा है वो तमाम मेंबरान को दिया जाता है। हमारे बाद मेंबरान जो है वो 2-2 3-3 कमेटियों के मेंबर होते हैं, तो वो इजलासों को एक एक दिन के वक्फे के साथ लगवाते हैं।
ताकि उसकी जो इनकम हो वो उन्हें पूरी सके। मिलती रहे। कोई बात नहीं, उस पर कोई इतराज नहीं है। लेकिन अब बात ये है कि जो असेंबलियां अपनी असल काम को करने वाले इदारों को ही उज़्वे मुअत्तल बना रही हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कमेटियां, अब पंजाब के अंदर 40% से ज़्यादा ऑपोजिशन है। हाँ जी, 47%। 47%। आप 47% मेंबरान समझें उनको, उनकी नुमाइंदगी के बगैर जो कमेटी बन रही है, मैं समझता हूँ कि ये गैर कानूनी कमेटी है। ठीक है। सिंध में जो कमेटियां बनी हैं वो भी गैर कानूनी कमेटियां, KPK में भी अगर इसी तरह बनी है तो वो भी गैर कानूनी कमेटियां हैं। एक, क्योंकि उसके अंदर अवाम की, पूरे सूबे के अवाम की नुमाइंदगी मौजूद नहीं है। नहीं, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो उनके इजलास होंगे वो भी गैर कानूनी होंगे, क्योंकि आप सिर्फ जिस हुकूमत की हुकूमत है, जिस पार्टी की हुकूमत है, उसी के लोगों को बुला के उसी के मिनिस्टर्स होंगे और उन्हीं को आप उधर से ग्रीन चिट देते जाएंगे, तो उसका क्या फ़ायदा। तो जनाब, ये जो कमेटियों का मामला है, मैंने अवाम की नज़र में रख दिया कि ये कमेटियाँ जो हैं इस वक्त जिस तरीके पर फंक्शनिंग करें, इससे ये लगता है कि पार्टियों की लीडरशिप जो है वो जमहूरियत में इंटरेस्टेड ही नहीं है। नहीं, पर आप देखें ना, पीपल्स पार्टी और PTI इस माम में तो सब नंगे हो गए ना। कोई ना कोई वो कहते हैं, ना कोई महमूद, ना कोई एजाज, एक ही सब में खड़े हो गए। ना कोई बंदा। देखिए, शाह साहब ने चलाया है लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम। शाह साहब, वो अपोजिशन के बगैर चलता है कभी? नहीं। अगर आप चलाने की कोशिश करें तो लोग क्या कहेंगे आपको? जाहिर है उस पर एतमाद नहीं होगा लोगों का। लोग, अच्छा, अब तो इसलिए जनाब बात ये, और आपको पता है आधी कमेटियां ऑपोजिशन को दी जाती है, जिनकी सरबराही भी ऑपोजिशन को दी जाती है, ताकि बेहतर तरीके से ताकि ऑपोजिशन का इसका मतलब यह है कि इस वक्त की हुकूमत और इस वक्त की ऑपोजिशन की पार्टियां जो हैं वो हुकूमत चलाने में इंटरेस्टेड नहीं है। और मैं वार्न करना चाहता हूं कि ये जो रवैया है, देखें, ये वो बातें हैं शायद किसी और टॉक शो में ना हो रही हो, वहां तो डॉलर चल रहे होंगे, बाकी चीजें कोई आपस के झगड़े, पार्लियामेंट की बालादस्ती, हम तो पार्लियामेंट की बालादस्ती, चूंकि हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, उस यकीन की बुनियाद पे हम कह रहे हैं कि हुकूमत और ऑपोजिशन की पार्टियां मिलकर जमहूरियत की जड़ें काट रही हैं। और ये कमेटियां जो बनाने का सिलसिला है, इसकी वजह से पूरा जमहूरी निज़ाम जो है उसको गिराने की, उसकी जड़ें खोखली करने की और उसको कमज़ोर करने की साजिश फिर कहते हैं, लोग कहते हैं पार्लियामेंट फंक्शनल नहीं है, असेंबलियों में काम नहीं होता। आप कैसा काम? ऑपोजिशन के बगैर कमेटियां क्या करेंगी? क्यों बना रहे हैं? मदासराई पार्टी। और मैं अगले हफ्ते आएंगे तो आपको उनके इजलास की लिफ्ट भी मिल जाएगी, और अगर उसका एजेंडा मिला लेंगे, उन्होंने किया क्या होगा? असेंबली में जाता है, कोई बोलता नहीं है सवाए आपस में लड़ने के, और जब कमेटियों में बैठते हैं तो अपोजिशन को बैठने नहीं देते। तो क्या इस पर अदलिया को सू मोटिव लेना चाहिए? स्पीकर, गवर्नमेंट और अपोजिशन तो रल गए, आप बताएं ना कौन सा इदारा है जो गैर कानूनी हरकत को रोकेगा? फिर आप कहते हैं तीसरे फरीक को तो इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो पार्लियामेंट में मुदाखलत करे, तो फिर कौन करे? देखें जी, पार्लियामेंट के लिए पार्लियामेंट का जो शऊर होता है वही जमहूरियत का, जमहूरी शऊर जो होता है वही बुनियादी तौर पर जमहूरियत का मुहाफिज होता है, और जमहूरी रवैये जो होते हैं वो जमहूरियत को परवान चढ़ाती हैं, और कानून की पासदारी जो होती है वो जमहूरियत की एक ज़रूरत होती है। ये जो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल के बजाय ये सादा था कि जब कोई असेंबली, पार्लियामेंट गैर कानूनी काम करे, आपने कहा गैर कानूनी ऑपोजिशन के बगैर, तो फिर उस पार्लियामेंट को कौन चेक करे? देखें जनाब, अब यहाँ ये क्योंकि आप मुझे बताते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है, अब सुप्रीम गैर कानूनी काम करेगा तो मैं क्या करूंगा? शाह साहब क्या करेंगे बताएं जनाब? नहीं एक मिनट देखें जी, अगर मतलब ये चोर और साथ वो आपस में अलायंस कर लें, ठीक है ना जी, तो फिर आवाम किधर जाए? तो मतलब नहीं, मेरा मतलब कौन जुडिशरी रह जाती है, कौन सा इदारा रह जाता है? में भी जुडिशरी जो है वो पार्लियामेंट के इश्यूज में इंटरफेयर नहीं कर सकती असूली तौर पे, तो फिर कौन करेगा? तो मेरा तो ख्याल है कि एक तो मीडिया ने करना है और हम लोगों ने करना है। अवाम, मैं तो अवाम का नुमाइंदा बन के, बिल्कुल
आप तो मैं तो किसी सियासतदान नहीं, आपको मैं सहाफ़ी बनने भी नहीं दूंगा। नहीं, सहाफ़ी तो आपको मैंने बनना, अल्लाह माफी करे, मैं सहाफ़ी बनूं तो वो तो हेलीकॉप्टर में बैठते हैं, हमें कोई शौक नहीं है हेलीकॉप्टर। तो इसके लिए जनाब बात ये है कि हमें, मैं इस वक्त ये समझता हूँ कि इसका नोटिस जो है वो पाकिस्तान के शऊर को, आवाम को और पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ले सकता है, इलेक्शन कमीशन में भी जाना चाहिए मेरा ख्याल है इस इशू के ऊपर। और देखिए जिन पार्टियों के अंदर, देखिए आप जिन पार्टियों के अंदर वसीयत के ऊपर सदर बने, जिन पार्टियों के अंदर पैदाइश की बुनियाद के ऊपर जो है वो लोग अपोजिशन लीडर और हुकूमत बने, रिश्तेदारियों की बुनियाद पे जो पार्टियां चल रही हों, उन पार्टियों में क्या जमहूरियत होगी? यही जमहूरियत है कि कुछ भी नहीं। पीटीआई भी तो ऐसा ही कर रही है ना। अब आप सिर्फ पीपल पार्टी पीटीआई भी तो ऐसे ही कर रही है। कोई फर्क नहीं है। पीटीआई एक फर्द का नाम है, इमरान खान, बाकी तो सारे वही हमारे पार्टनर हैं पुराने। अच्छा, हाँ, नहीं पर देखिए नया कौन है उसमें? ये जो पंजाब में ऑपोजिशन के बगैर कमेटियां बन रही हैं, इमरान खान की मर्जी से ही बन रही होंगी ना। मैं ये समझता हूँ, वो तो फिर हम कल उस पर बात करेंगे कि मतलब खान साहब जिस तरीके से पंजाब को अभी कैबिनेट मीटिंग को भी वो माशाल्लाह खुद देखते हैं। अच्छा, आपके पास ही वो कल बात करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो सारा इकदाम है शॉर्ट, ये इकदाम जमहूरियत की जड़ें खोखली कर रहा है और ये पूरा पार्लिमानी निज़ाम के लिए ये रवैये जो हैं ये खतरा है। और ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान हो रहा है। पहले ही सवाल है कि पार्लियामेंट में इतना खर्चा होता है, इसकी इफादियत नहीं है। ये पहली दफा पार्लियामेंट की हिस्ट्री में हो रहा है शाह साहब कि आपकी जो असेंबलियां हैं उसके अंदर ऑपोजिशन के बगैर पार्लिमानी कमेटियां बन रही हैं और ऑपोजिशन के बगैर जो है उनको रन किया जाए और बिजनेस ऑपोजिशन के बगैर चलाने। ठीक है ना। अब दूसरा मेरा सवाल है आपसे कि जो आज अलीम खान साहब की ज़मानत होगी, मुबारक हो आपको। और खैर मुबारक, तो नहीं कुछ नैब साबित कर सका उन पर, और जज साहब काफ़ी नाराज़ भी हुए कि आपने क्यों पकड़ लिया। उन्होंने भी कहा मैं बेगुनाह हूँ, मुझे पकड़ लिया गया है। जरदारी साहब पे भी ज़मानतें, ये ज़मानत अगर नैब के मुकदमात में ज़मानतें ही नहीं तो फिर ख़त्म कर दें, आम मुकदमात ही चला लें। देखें जनाब, जहाँ तक ज़मानत का ताल्लुक है, किसी की रिहाई के ऊपर तो खुश होना चाहिए। अच्छा, इसमें तो कोई वो नहीं है। अलीम खान साहब के बारे में अगर नैब कुछ नहीं कर सकी तो मैं तो नैब नहीं हूँ, नैब नहीं करना था उन्होंने, फिर उन्हें पकड़ना भी नहीं चाहिए था। अगर कुछ था नहीं तो उन्हें पकड़ना भी नहीं चाहिए था। लेकिन फिर भी अगर वो छूट गए हैं, 104 दिन रहे हैं, 104 दिन अंदर रहे हैं, तो वो भी जाती हुई है। बल्कि हर दिन का जुर्माना होना चाहिए किसी के ऊपर। और बाकी बहरहाल मेरा तो कभी कभी दिल करता है कि सॉरी जेलों के दरवाजे खोल दिए जाए। अच्छा, जेल खोल चला यार, हमने यारान ने नुक्तादार के लिए ऐसे ही गरीबों को बंद किया हुआ यार। जरदारी साहब बाहर फिर रहे, शहबाज साहब आपके दोस्त बाहर बैठे हुए हैं, साहब बेचारों को फिर डाल दिए अंदर। चलो वो भी फिर आ जाएंगे भैया भी बाहर पे। मतलब ये है कि अगर इन जेलों में पैसे वाले नहीं जा सकते तो गरीबों को भी कोई परोल शरोल पे रिहा कर दें कि जी सुबह आके हाजिरी लगा जाए, खाने का खर्चा भी भरते हैं उनका, कौम के ऊपर वो पड़ता है, तो छोड़ दें आप। और नैब को और बाकी इदारों को प्रोसिक्यूशन के लिए मैं समझता हूँ वैसा ही होना चाहिए जैसे इंग्लैंड में है कि अगर प्रोसिक्यूशन किसी जुर्म को प्रूव ना कर सके तो उसको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, वरना इस प्रोसिक्यूशन को अपने जुर्म को प्रूव करना चाहिए। बेवजह गिरफ्तारी भी नहीं होनी चाहिए, और अगर गिरफ्तारी की है तो फिर बंदा छूटना भी नहीं चाहिए। फिर मतलब सिंपल सी बात है। और बाकी जो यहाँ पे वाइट कॉलर क्राइम है और करप्शन है और प्लंडर है और लूट के माल की वापसी है, ये जो सारी बातें। अच्छा, मैं सवाल पूछूं आपसे। एक सोचिए कि ज़मानत जो है, आप यू आर इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी वाली बात है, लेकिन क्या ज़मानतें एहतसाब के अमल को कमज़ोर कर रही हैं या कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेफरेंस तो अपने तौर पे चल रहा है? देखिए, ज़मानत जो है वो एक कानूनी प्रोसेस है। मैं नहीं समझता कि किसी मुअज़्ज़ज़ आदमी की ज़मानत की वजह से वो कोई मुल्क से भाग जाएगा या वो कोई बिस्तर के नीचे छुप जाएगा या वो दरवाजे के भाग भी गए हैं ना कई ज़मानत लेके। कौन भागा? जो बाहर हैं वो भागे ही हुए हैं ना। वो तो पहले ही भागे हुए थे ना। अच्छा, वो तो पहले ही भागे। अब लोग शहबाज साहब के बारे में भी कह रहे हैं। चले, शहबाज साहब भी अगर वो बाहर ना इधर भी होते तो क्या होना था, उधर भी हैं तो क्या है। मतलब ये है कि देखिए जी, जो भागेगा सियासतदान वो अपनी सियासत से भी तो भागेगा ना। वो तो बड़ा लॉस है उसका बनिस्बत। जेल जाके तो लोग लीडर बन के निकलते हैं, मफरूर होके तो फिर मतलब लीडर नहीं बनते ना। तो इस लिहाज से मैं नहीं समझता कि यह, लेकिन एक बात यह है कि जो एहतसाब का ओवरऑल निज़ाम है
उसके ऊपर ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा कि सियासतदानों का एहतसाब करना है कर लो, बिजनेसमैनों को छोड़ दो। चलिए ये आपका कुछ मिलते हैं ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद कुछ डॉलर की भी बात करेंगे, बल्दियाती निज़ाम की भी बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। बहुत बात हो रही है जमहूरियत की, मुझे डॉलर पर भी करनी है, लेकिन चूँकि कलंदर हसनैन साहब हमारे साथ हैं, बावल नगर से आए हैं, ज़रा थोड़ा सा बल्दियाती पर भी बात करें। कलंदर साहब, बहुत आला और बहुत खूबसूरत निज़ाम लाई है PTI, हर तरफ वाह वाह हो रही है। आप भी बहुत खुश होंगे, आप तो ख़ुद चेयरमैन रहे हैं ज़िला कौंसिल के भी और उससे पहले भी, तो बहुत अच्छा निज़ाम है। गो के कोर्ट में चैलेंज हो गया, गैर जमाती भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, खुश तो होंगे जो इसको बनाने वाले हैं, जिन्होंने, मुझे लगता है कि वो मस्जिद तो बना दी, शब भर में वाली बात है कि शब भर में जो है वो कानून बना दिया, एक्ट बना दिया, लेकिन मुझे लगता है कि वो बनाने वालों को भी नहीं पता कि इसके अंदर उन्होंने क्या क्या रखा है और क्या क्या नहीं रखा। वो KP का छापा मारा है उन्होंने यहाँ पे। नहीं, KP का भी छापा नहीं मारा थी। पंजाब के साथ तो इस हद तक मतलब वो सलूक इन्होंने किया है कि जी KP जो है उसके अंदर जो ये सिस्टम लेके आ रहे हैं, उसके अंदर मुज़म्मिल साहब जो उनका टेन्योर है वो पूरा करवाया जा रहा है। उसमें बाकायदा क्लॉज डाली गई है कि जी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर टेन्योर, और पंजाब जो है उसके अंदर जो है वो आप टेन्योर अपना कंप्लीट नहीं कर रहे या हम लोग अपना कंप्लीट नहीं कर रहे, टेन्योर जो है उससे पहले जो है वो उसको आप सारे नून लीग से थे ना, PTI वालों को कबूल नहीं थे ना सारे, तो PTI आप ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? सारे आप मिलकर PTI ज्वाइन कर लेते। नहीं, उसमें ये था जी कि कुछ एक जो ग्रुप था उसने PTI ज्वाइन भी की थी। अच्छा। इस हवाले से कुछ अर्सा पहले, और काफ़ी सारे वादे भी हुए थे कि टेन्योर कंप्लीट होगा और सारा सिस्टम को बचाने की कोशिश जो वो एक की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ना हो सका। वो अलीम खान के साथ ही फिर वो पकड़े गए। नहीं, अलीम खान साहब वाली भी आप कह सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो नया सिस्टम लाया जा रहा है ना, जिसमें जो हमारा एक बेसिक कंसर्न इस सिस्टम के हवाले से भी है, जब से भी ये लागू हो, कि इसमें डिस्ट्रिक्ट का टीयर जो है, जो एक बेसिक हमारी इकाई थी हमारे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की, उसको ही ख़त्म किया जा रहा है। और उसके बाद तो आप कौन सा तहसील लेवल का कौन सा बंदा होगा लोकल गवर्नमेंट का नुमाइंदा जो किसी डिप्टी कमिश्नर को या किसी DPO को पूछ सकेगा कि यार ये गलत है, ये सही है? तो मैं तो तहसील नाज़िम और डिस्ट्रिक्ट नाज़िम की भी तो लड़ाई रहती थी ना, उनकी कौन सी आपस में चुला रहती। लेकिन सर उसके बावजूद आप देखें कि जो सिस्टम रहा, डिस्ट्रिक्ट नाज़मीन का जो सिस्टम रहा हमारा 2001 से लेके 2010 तक, मैं ये समझता हूँ कि जितना उस सिस्टम ने डिलीवर किया, आपके पास आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं मुझसे कि जितना, और आज भी उसके मुखालफीन भी सराहते हैं उस सिस्टम को कि जी वो सिस्टम जो था उसने डिलीवर ज़रूर किया। जब ये कानून बन रहा था तो आपको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, मुशावरत नहीं हुई आपसे? हुई? बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि गवर्नमेंट खुद ऑन बोर्ड नहीं है। जिस तरह से इन्होंने कैबिनेट के अंदर 2 घंटों के कैबिनेट की मीटिंग के अंदर वो 150 सफ़े का जो है वो अपना एक्ट है, तो उसमें किस किस मिनिस्टर ने पढ़ा होगा? कैबिनेट घर से पढ़ के आती है ना, वहाँ तो सिर्फ पॉइंट्स डिस्कस होते हैं, वो तो सारे घर से पढ़ के आते हैं। आपके ख्याल है वहाँ 150 सफ़े की रीडिंग हुई? मुज़म्मिल साहब, स्टैंडिंग कमेटी का जिस तरह से मोहम्मद अली साहब फरमा रहे थे कि जी इसका जो फंक्शनिंग का जो है उसके ऊपर एक सीरियस क्वेश्चन है कि जिस दिन इन्होंने बल्दियात के हवाले से बल्दियात की स्टैंडिंग कमेटी का एक्ट जो है वहाँ से वो पास किया है, उस दिन चेयरमैन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी अवेलेबल नहीं था, वहाँ पे गिनती नहीं करवाई गई, वहाँ पे बिफोर टाइम जो है वो स्टैंडिंग कमेटी का जो सेशन था उसको क्लोज कर दिया गया, और वज़ीर कानून साहब जो है उन्होंने आके असेंबली में कह दिया कि जनाब स्टैंडिंग कमेटी ने ये कर दिया है पास। हमारी बात हुई है वहाँ से जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स थे उनके साथ कि कोई प्रोसीजर जो है वो फॉलो, जो बनी भी हुई है उनमें भी फॉलो नहीं किया जा रहा, आगे तो पता नहीं क्या होना है।
तो आप अब इसको मान लेंगे ना नए को? सवाल ही पैदा नहीं होता जी, बिल्कुल हम इसके क्या खिलाफ कर गए हुए हैं, लेंगे हम आप? इसके खिलाफ गए हुए क्या हैं करेंगे? और मुझे तवक्को है कि इंशाल्लाह जो है वो अदालत आलिया जो है हमें ज़रूर इंशाल्लाह इंसाफ देगी। ये बिल्कुल सरीहन खिलाफ वर्जी है सेक्शन 140A की, जिसके तहत जो डेवोल्यूशन सूबे का वन टाइम राइट था डेवोल्यूशन का, जो उन्होंने कर दिया अप टू डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के लिए, अब उसको वो डिवोल्यूशन को वापस नहीं ले सकते। ये 140A के अंदर लिखा हुआ है उसकी, तो अब इंशाल्लाह जब जाएंगे ये कोर्ट में तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है शाह कि साहब ये बताएं कि ये जो शायद मेरा ख्याल है एक नहीं, मिनट मुजम्मिल साहब, ये जो टियर खत्म किया है डिस्ट्रिक्ट का, इसका आवाम को फायदा नहीं होगा? हाँ, कि चलो कम सियासतदानों से जान छूटेगी, ग्रास रूट लेवल तक रह जाएंगे। थोड़े सियासतदानों से डील करनी पड़ेगी, ज्यादा से नहीं डीलिंग करनी पड़ेगी। नहीं सर, मैं ये समझता हूँ सर, बात ये है कि हम लोग जो हैं सियासतदान जो हैं जी, बेशक जितना मर्जी बुरा भला कहें, अपना अशराफिया जो है हमारी जो गरीब छोटे सियासतदान ब्यूरोक्रेटिक अशराफिया जो है वो जितना मर्जी इसको कहे, आप किसी डीपीओ किसी डीसी के कमरे के अंदर कोई बेचारा मफलूकुल हाल शख्स जो है वो जाके तो दिखाए। हम तो इजी अप्रोचेबल बंदे हैं ना सियासतदान, जिनके दरवाजे खुले होते हैं सबके लिए। पीटीआई खुद भी चाहती है कि ये बस लंबा रेस स्ट्राइक डाउन हो जाए, फिर नई कानून साजी हो। अभी वो इलेक्शन कराने में इंटरेस्टेड नहीं है, बस वो आप लोगों से जो एग्जिस्टिंग आप लोग थे बस आपसे जान छुड़ाना चाहते थे, एडमिनिस्ट्रेटर लगाना चाहते थे। उसमें सारे तो नून लीग से तलक नहीं रखते जी, मैं खुद इंडिपेंडेंट जीता हूँ। कितने इंडिपेंडेंट थे जी? जितने भी हों जी। कितने हैं आप बता देना, पता लग जाएगा क्या वजह थी। चलिए वजह तो फिर साफ जाहिर है, जो जिस तरह से वो आता है जी, फर्क साफ जाहिर है। फर्क साफ जाहिर है ना, मतलब तो पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन जो है तो नहीं ना आपकी जैसे। चले मुझे किस चीज की सजा या मेरे जैसे लोगों को किस चीज की सजा? वो क्या कहते हैं दुरानी साहब, घी के साथ क्या पेश चाहता है? गंदुम के साथ देखिए, इसमें एक बात साहब, कलंदर साहब की मौजूदगी से, ये एक ऐसे घराने से ताल्लुक रखते हैं जिनकी इलाके में भी इज्जत है, और उनके वालिद साहब एक पाकिस्तान की, लोग बड़े शहरों के नुमाइंदों से तो बात करते हैं, हमने तो बावल नगर से बुलाया है, हमारा तो ऐसे इलाके के नुमाइंदे हैं और जिनकी पाकिस्तान के लिए खिदमत है। मैं ये समझता हूँ शाह साहब, हमें आप और अवाम को ये बताएं कि मौजूदा जो सारा बल्दियाती निज़ाम को बेहतर करने की जो एक कोशिश की जा रही है, इसके नतीजे में आप अदालतों में चले गए हैं, अब होगा क्या? मतलब अदालत स्टे दे देगी तो फिर सरकारी मुलाजिम बैठा रहेगा, या आप लोग रिस्टोर होंगे, या अवाम को कहीं कोई उम्मीद? बात ये है जी कि जो हमारा सिस्टम था, जो 2013 का जो एक्ट आया उसके तहत हमने इलेक्शन लड़ा और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे इलेक्शन लड़ा। आपको ये भी पता है मुज़म्मिल साहब अपना कि 7 साल जो थे वो इलेक्शन नहीं हुए थे लोकल गवर्नमेंट के। सुप्रीम कोर्ट ने ज़बरदस्ती वो इलेक्शंस करवाए, सुप्रीम कोर्ट ने जज मुकर्रर किया कि जी सुपरवाइजिंग जज होगा। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, जारी रखेंगे। लेकिन 7 साल शहबाज शरीफ ने नहीं कराया, 5 साल ये भी नहीं कराना चाहते। सोच एक जैसी है जो मैं दुरानी साहब को समझा रहा हूँ। जब फौजी आते हैं सबसे पहले बल्दियाती कराते हैं, तो इनको फौजियों की दुआ करनी चाहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। कलंदर साहब ये बताएं कि जब जमहूरी हुकूमतें आती हैं तो वो बल्दियाती निज़ाम को लपेट देती हैं। चीफ मिनिस्टर का दिल करता है ये हो ही ना, इनके ना प्रोविंशियल फिनांस कमीशन बनाया जाता है। जब आमरीत आती है, फौजी अदवार आते हैं, वो सबसे पहले बल्दियाती और ज़िली हुकूमतें बनाते हैं और नीचे कहते हैं कि वो हुकूमतें तो काम करें। फिर आप लोगों को तो वही दौर पसंद आता होगा। जी हाँ, बज़ाहिर तो ऐसे ही समझ लें कि यही इसको फॉर्चुनेट कहूँ या अनफॉर्चुनेट कहूँ, लेकिन बहरहाल कि यहाँ पे जो जमहूरी हुकूमतें हैं उनके रवैये आमरीत से जो है वो मिलते होते हैं। और मिलते हैं या बदतर हैं? बदतर हैं, मैं तो कहूँगा कि बदतर हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि बुनियादी जो जमहूरियतें हैं, बुनियादी जो बेसिक डेमोक्रेसी है, इसके बगैर कोई भी आपका सोशल स्ट्रक्चर जो है वो तरक्की नहीं कर सकता।
इसलिए जिस तरह से बाई टाइम आप 58(2)B लेके आए हैं, उसका खात्मा लेके आए हैं, 8वीं तरमीम लेके आए हैं, लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम के हवाले से भी ऐसी लेजिस्लेशन जो है वो होनी चाहिए। इनको भी एक तीसरा जो टियर है आपका गवर्नमेंट का, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का, वो डिक्लेयर किया जाना चाहिए आइनी तौर पे, कॉन्स्टिट्यूशनली, और इसको भी इलेक्शन कमीशन का जो प्रोसेस है उसके साथ मुंसलिक करना चाहिए, ताकि आइंदा जो है वो इस किस्म की कोई भी जमहूरी हुकूमत जो है वो आके इन इदारों को जो है वो मलियामेट ना कर सके। और ये आईनी तकाजा भी है, ये आइन का तकाजा है कि इस थर्ड टियर को कंप्लीट। एक तो मैं समझता हूँ जो सूबाई असम्बलियों के पास ये राइट है ना कि वो सिंपल मेजॉरिटी से बल्दियाती निज़ाम बना लेती हैं, इसको 2/3 पे जाना चाहिए। तरमीम के मुताबिक होना चाहिए, जैसे ऊपर तरमीम होती है ऐसे होना चाहिए, क्योंकि इस तरह हर हुकूमत को आके बुलडोज करने का राइट मिल जाता है। अगर आप कभी सूबाई, कौमी और बल्दियाती इंतखाबात एक दिन कराए ना, एक दिन तो ना इलेक्शन में धांधली हो और ना ये कभी सिस्टम। हाँ, क्योंकि वो बल्दियाती वाला तो पैरा देगा ना। हाँ, वो पैरा देगा, उसकी वजह से और वोटिंग की रेशो बढ़ेगी, और साथ साथ हर आने वाली हुकूमत टेम्पर करने की कोशिश करती है बल्दियाती निज़ाम को। एक ही वक्त में तीनों करा के आप मुकम्मल जमहूरियत और मुकम्मल आवाम की नुमाइंदगी ला। साहब, आप गैर जमाती के हक में हैं या आपके ख्याल में ये थर्ड टियर जमाती होना चाहिए? मेरा ये ख्याल है कि हमें जमाती साइड पे जाना चाहिए, जमाती साइड पे जाना चाहिए, क्योंकि हर हुकूमत कोशिश करती है। आपको पता है नून लीग ने भी पहले गैर जमाती की कोशिश की, फिर कोर्ट ने उन्हें जमाती कराने के लिए कहा। तो अब ये अभी भी ये जो लेकिन अभी जो ठीक है, मुझे एक बात करनी है दुरानी साहब, वो हमने पंजाब यूनिवर्सिटी वाली रजिस्ट्रार हमारे साथ लाइन, खालिद साहब से बात कर लें ज़रा, बड़ा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। जी वालेकुम सलाम। खालिद साहब, पंजाब यूनिवर्सिटी के 27 PhD के डिसिप्लिन और 33 MPhil के डिसिप्लिन में आपको हायर एजुकेशन कमीशन ने दाखिलों से रोक दिया है। शदीद इरेगुलरिटीज़ पाई गई हैं, स्टाफ पूरा नहीं था, PhDs आपके पास पूरे नहीं हैं, MPhil के लिए जो 2 चाहिए वो आप 2 भी डिपार्टमेंट में नहीं रख सके, PhDs के लिए 3 चाहिए, एक PhD 8 10 को सुपरवाइज कर रहा है, लेट हैं कोर्सेज। ये ऐसा तो हम सोचते थे प्राइवेट दुकानों में होता है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां खुल गई हैं, पब्लिक सेक्टर भी ऐसे करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज कर दूं कि जिस तरह आपने इजहार किया ऐसी सूरत हाल नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी में जो प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं, सबसे पहले तो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा PhD पंजाब यूनिवर्सिटी में है, और मोर देन 50% फैकल्टी पंजाब यूनिवर्सिटी की PhD है, और रेस्ट जो है वो MPhil है, और इस वक्त PhD फर्दर जो है ऑलमोस्ट ये करने जा रहे हैं। और मौजूदा वाइस चांसलर साहब का जो विजन है वो ये है कि 100% हमने PhD फैकल्टी ले लेनी है, और सबको पंजाब यूनिवर्सिटी खुद भी अपने फंड से भी फैकल्टी डेवलपमेंट फंड जनरेट करती है और PhD पे भेज रही है सबको। तो इस लिहाज से तो जो PhD के हमारी सूरत हाल है वो पाकिस्तान की बाकी यूनिवर्सिटियों से बहुत बेहतर है। दूसरी बात ये है कि हैक ने खुद से नहीं रोका, हैक को मौजूदा वाइस चांसलर साहब ने जब से यहाँ पे चार्ज लिया, कोई 11 महीने पहले की बात है, उन्होंने आते ही QEC पंजाब यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश किया, डॉक्टर साइमा को उसका चेयरपर्सन बनाया, और उन्हें कहा कि आपने क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी हायर एजुकेशन कमीशन को इनवाइट करना है, सो दैट कि हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। मैं जरा आपको टोक रहा हूँ, लेकिन जेंडर स्टडीज में सिर्फ एक PhD, जबकि वह MPhil और PhD दोनों प्रोग्राम, MBIT में आप उधार के टीचर्स से पढ़ा रहे थे, आपके पास अपना कोई स्टाफ ही नहीं था। मैं अर्ज कर दूं ना, इसमें मैं उसी तरफ आ रहा हूँ जो आपने जिन चीजों को पॉइंट आउट किए है ना, मैं उसी में आ रहा था कि उसमें जो क्वालिटी एजेंसी जिसको हैक की है उसको पंजाब यूनिवर्सिटी ने खुद इनवाइट किया। पंजाब यूनिवर्सिटी का एक विजन कि हमने QS रैंकिंग को टच करना है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन चीज़ों को एक अच्छे तरीके के साथ रेक्टिफाई करते हुए QS रैंकिंग में भी इस वक्त इन हो चुके हैं।
यहाँ तक ये हैक ने नहीं रोका, हमने खुद इनवाइट किया। सबसे पहले वाइस चांसलर साहब ने दिसंबर में एकेडमिक काउंसिल कॉल की, अंदर तमाम डिपार्टमेंट जिनका डाटा इस वक्त हैक आपको बता रहा है, ये वहाँ डिस्कस हुआ। और सबसे पहले वाइस चांसलर साहब ने इनके प्रोग्राम खुद से जो स्प्रिंग सेमेस्टर स्टार्ट पर अब हैक ने आपको रोका है, अब हैक ने आप हायर एजुकेशन कमीशन ने अब आपको मजीद दाखिले करने से रोक दिया है। 27 PhDs में और 33 MPhil में। जी मैं यही बता रहा हूँ कि हायर एजुकेशन कमीशन में जब हमने उनकी टीम को इनवाइट किया और उसमें अदनान सरवर खान साहब जो थे वो उसको चेयर कर रहे थे, उनके साथ ये सारी हमारी अंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ कि जहाँ पे ज्यादा हैं वहाँ पे वो जब तक अपने एक्चुअल प्लेस पे नहीं आते, हमने खुद भी दाखिले नहीं करने थे, वो कह दिया था हमने, और उन्होंने भी वही उसी चीज को लेके आगे चले हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है हम नहीं। तो ये जो पहले ग्रॉस मिसकंडक्ट होता रहा, इसका जिम्मेदार कौन है? ये जिन्होंने शुरू किए थे उसके बारे में तो आप बात कर सकते हैं। मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन तो पहले ही इसको रेक्टिफाई कर रही है, और आते ही सबसे पहले उन्होंने इन एजेंसी, पंजाब यूनिवर्सिटी में कभी क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी को इनवाइट नहीं किया गया। इट्स फर्स्ट टाइम इन अ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी को इनवाइट किया ताकि हम अपने प्रोग्राम्स को उनके साथ एक्टिवेट करवा सकें। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, का तयन हो सके। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आपने सुना, वो मान भी रहे और वो कहते हैं साफ चुपते भी नहीं। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इस पर आपसे बात करेंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। दुरानी साहब, थोड़ा सा आप PU पे कुछ कहना चाहेंगे? देखें, रजिस्ट्रार साहब कह रहे थे कि मैंने खुद पुलिस को दावत दी, उसने मेरा चोरी का माल पकड़ लिया, मैं चोरी का माल वापस करने ही वाला था। बस मुज़म्मिल साहब, देखें, तालीम का मामला ऐसा है कि इसके ऊपर ये जो कुछ भी है ये अफसोसनाक है। और मैं समझता हूँ वहाँ हमारे उस्ताद रहते हैं और हमारी एक उम्मीदें हैं उस इदारे के साथ, और ये वो इदारा है जो पेशावर से लेके कराची तक पूरे खित्ते की नुमाइंदगी करता था और पूरी तालीम का इसने देखा हुआ है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ी इज्जत है, इसकी हिफाजत करना मेरा ख्याल है कि हमारी पूरे पंजाब के अवाम नहीं, पूरे पाकिस्तान। और ये भी मैं बता दूं, पंजाब यूनिवर्सिटी वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर कोई डोमिसाइल नहीं है। पूरे मुल्क के बच्चे जो है वो यहाँ पे मेरिट के ऊपर एडमिशन ले सकते हैं। तो इसलिए इसकी खूबियाँ हैं, इन खूबियों का तहफ़्फ़ुज़ करना पूरी कौम की जिम्मेदारी। अच्छा, अब बड़ा एक वाक़या, KP में आज सारे अस्पताल बंद थे, डॉक्टर्स ने हड़ताल की हुई है। वाक़या आपको पता लगी क्या होगा? वो बरकी साहब को एक अंडा मारा है डॉक्टर साहब ने, और वो अंडा मारने से वैसे डॉक्टर साहब ने माना है कि मैंने अंडा माना है, क्योंकि वो मेरे से, मैंने कई दफ़ा कोशिश की, वो मेरे से बात ही नहीं करते थे। ठीक है ना, तो मैंने अंडा मार दिया। तो वज़ीर साहब ने जाके फिर उनको, ये तो महल्ले की लड़ाइयाँ नहीं होती थी कि फिर मैं अपने दोस्त ले जाके, गुंडे ले जाके कुट दूंगा, वो पुलिस के गार्ड ले जाके मार दिया। उन्होंने हड़ताल कर दी। आप इसको कैसे देखते हैं? देखें, एंड कानून को सबसे जिसे कहते हैं कि बड़ी तादाद में या बहुत बड़े ब्लेटेंटली जिसने हाथ में लिया वो मुशीर है, सेहत है। डॉक्टर साहब को अंडा नहीं मारना चाहिए था, वो उनकी तरफ पर अंडा मारने की एक जमहूरी रिवायत मौजूद है। अंडे मारने की रवायात भी खुद ही बनाई हुई हैं, लेकिन चलें जो भी कुछ है, लेकिन उन्हें नहीं मारना चाहिए था। लेकिन उसके जवाब में एक बदमाश की तरह किसी मुशीर का आ जाने का जो, और ये रवैया किसी उस्ताद के साथ अख्तियार करने का इलाज जो है वो ये है कि ऐसे बदमाश का दिमाग ठीक किया जाए। और ऐसे अफराद का हुकूमत तो दरकिनार, इनका महज़ब माशरे के अंदर वो उस किस्म का एहतसाब होना चाहिए कि आइंदा कोई ऐसी बेहुदगी करने से अपने आप को रोक के रखे, कोई भी है वो, जो भी कोई वो है। मुशीर सेहत के खिलाफ पर्चा दर्ज कराने गए हैं तो पुलिस ने फिर डॉक्टर्स को मारा।
मिसाली पुलिस केपी की। देखें जी, बात ये है कि ये गुंबद की सदा, जैसी कहे वैसी सुने। हुकूमत में बैठे हुए लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये हुकूमत बहुत बड़ा अलूयन होता है। अख्तियार जो है बहुत बड़ी आजमाइश होती है, और अख्तियार जो है वो तारीख़ में आपको इज़्ज़त भी देता है और तारीख़ में नहीं, दुनिया में आपको ज़िल्लत भी देता है। ये वो तरीक़े और ये वो आमाल हैं जिनके नतीजे में दुनिया में भी ज़िल्लत मिलती है और तारीख़ में भी रुसवाई मिलती है। लेकिन एक्शन कोई नहीं लिया, ना इमरान खान साहब ने, ना वज़ीर आला केपी ने। ऐसी खामोशी, हज़ारों मरीज़ों का आज इलाज नहीं हो सका, हू का आलम है, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया दुरानी साहब। देखिए जनाब, बहरहाल ये है कि डॉक्टरों के बारे में हमारा एक कॉन्स्टेंट रवैया है कि हड़ताल नहीं करनी चाहिए। बल्कि कल जो डॉक्टर साहब जख्मी हुए थे, वो जो सोशल मीडिया पे उनका वो बार बार कह रहे थे कि हड़ताल नहीं करनी, हड़ताल नहीं करनी। मरीज़ों को नुकसान डॉक्टरों को नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन ऐसे बदमाश जो हुकूमत में घुसे हुए हैं कि जो जाके फिज़िकली लोगों पे मतलब डिस्टॉर्शन करते हैं, उनको हुकूमत को ज़रूर, और अगर हुकूमत ना करे तो अदालत को सुओ मोटो एक्शन लेते हुए ऐसे फ़र्द को डायरेक्ट जेल में डालना चाहिए जिसने कोई डिस्टॉर्शन की, और वो पुलिस वाले जो इंसाफ देने के रास्ते में रुकावट बन रहे हैं उनको भी सॉर्ट। चलिए, बहुत शुक्रिया दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया हसनैन साहब हमारे साथ बात करने का। नाज़रीन, आज का वक्त ख़त्म होता है, कल दोबारा आपसे मिलेंगे। कल दुरानी साहब ने हमें कोई पंजाब काबीना के अंदर की खबर सुनानी है। कल 10 बजे आपसे मुलाकात होगी उस पंजाब काबीना की नई खबर के साथ। मिलते हैं फिर।